हजारों सालों तक दुनिया भर के वैज्ञानिक और फिलोसफर्स के बीच इस बात को लेकर मतभेद रहा कि हमारे आसपास की दुनिया किन चीज़ों से मिलकर बनी है। अगर चीज़ों को तोड़ते जाएं और तब तक तोड़ते जाएं जब तक कोई ऐसी चीज़ न मिले जो और न टूटे, तो वो चीज़ क्या होगी? क्या ऐसी कोई चीज़ भी है? और अगर है तो वो दिखती कैसी है? उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आज हम इन्हीं सवालों की खोज में निकलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, तैयार हो जाइए क्लास 9 साइंस के एक और मज़ेदार चैप्टर को समझने के लिए। इस वीडियो के लास्ट में आपको आपकी बुक के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के भी और एक्सरसाइजेस के भी। ये चैप्टर अपने आप में कंप्लीट और बहुत डिटेल में है। आसान शब्दों में इसे हम समझेंगे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। एटम्स के बारे में समझना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरी की पूरी केमिस्ट्री बनी ही एटम्स के ऊपर है। और अगर आपने एटम्स नहीं समझा, मतलब आपके केमिस्ट्री की नींव, केमिस्ट्री की फाउंडेशन वीक हो जाएगी। मेरे लिए कोई सजेशन और क्वेश्चन आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो आइए एटम्स की दुनिया को समझना शुरू करते हैं। आपके इस चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पहले हम एटम्स को समझेंगे क्योंकि एटम्स ही मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इसलिए पहले एटम्स और फिर बाद में मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या है और एटम्स की खोज कैसे हुई, ये ठीक से समझने के लिए अब तक के वैज्ञानिकों और फिलोसोफर्स ने क्या कहा एटम्स के बारे में, इसे समझना पड़ेगा। किसी भी चीज़ के ऊपर जो कुछ भी कहा गया है उसे थियरी कहा जाता है। थियरी, ये एटम के ऊपर की थियरी है, इसलिए इसे एटॉमिक थियरी कहा गया है। ये एक टाइमलाइन है कि शुरू से जो मेन थियरी थी जिनसे एटम को समझने में आसानी मिली, वो क्या क्या है। एटम्स को समझने की कोशिश बहुत पुरानी है, करीब 2500 साल पुरानी। भारत में महर्षि कणाद हुए। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब बहुत छोटी छोटी चीज़ों के मिलने से बनी हैं, और इसे इन्होंने परमाणु कहा। फिर एक फिलोसोफर हुए, नाम था पकुधा कात्यायमा। उन्होंने कहा कि मैं महर्षि कणाद की बात से सहमत हूँ और हमारे आसपास की सभी चीज़ें परमाणु के मिलने से ही बनी हैं। इसके बाद हमारे देश में परमाणु पर ज्यादा बात नहीं हुई, इसलिए हम दूसरे देशों में चल रही बात को देखते हैं। महर्षि कणाद के समय में ग्रीस देश में, जिसे हिंदी में यूनान भी कहा जाता है, एक फिलोसोफर थे। नाम था इनका एम्पेडोकल्स। ये जानना चाहते थे कि हमारे आसपास की सभी चीजें किन चीजों से मिलकर बनी हैं। इन्होंने खूब सोचा, दिमाग दौड़ाया और कहा कि अरे ओ दुनिया वालों, हमारे आसपास की सभी चीज़ें 4 चीज़ों से मिलकर ही बनी हैं। सारी चीज़ें अर्थ, वाटर, एयर और फायर से मिलकर बनी हैं। जब ये अलग अलग मात्रा में मिलती हैं तो अलग अलग चीज़ें बनाती हैं। इनके 50 साल बाद आए एक और ग्रीस के फिलोसोफर, नाम था डेमोक्रिटस, और इन्होंने अपनी थियरी दी और कहा कि हमारे आसपास की सभी चीज़ें बहुत बहुत छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हैं। और इन्होंने इन चीज़ों को कहा एटम्स। एटम्स का इनके भाषा में मतलब था इनडिविजिबल, यानी जो और छोटा ना हो सके। डेमोक्रिटस सही थे, पर उस समय के फिलोसफर्स ने इनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि मान लो कोई चीज़ है, अगर हम इसे छोटा करते जाएं और करते रहें तो वो आखिर चीज़ कुछ तो मिलेगी लास्ट में जो और छोटी नहीं हो सकती है। उसी से सारी चीज़ें बनी है, और उन्होंने इन छोटे पार्टिकल्स को कहा एटम। एटम मतलब जिसे और छोटा न किया जा सके, इनडिविजिबल पार्टिकल्स। डेमोक्रिटस के 50 साल बाद आए अरिस्टोटल। अरिस्टोटल एक बड़े फिलोसोफर थे, ये भी ग्रीस देश के ही थे। इन्होंने कहा कि एम्पेडोकल्स ने सही कहा है, लेकिन 4 नहीं बल्कि 5 चीज़ों से हमारी आसपास की सभी चीज़ें मिलकर बनी हैं। अर्थ, वाटर, एयर और फायर के अलावा जो 5वीं चीज़ है वो है ईथर। ईथर मतलब खाली जगह। अरिस्टोटल बड़े फिलोसोफर थे और इन्होंने ऐसा कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। ये सोच के लोग इनकी इस गलत बात को ही 2000 सालों तक मानते रहे। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और फिलोसफर्स ने एटम्स के बारे में बातें तो बहुत की,
पर पुख्ता सबूत किसी ने नहीं दिए। किसी ने ऐसी कोई बात नहीं बताई जिससे ठीक ठीक इनके बारे में पता चल पाए। एटम्स की खोज के लिए एक्सपेरिमेंट तो बहुत हुए, पर कहीं से कुछ खास निकला नहीं। फिर 1789 में आए एंटोइने लेवॉइजे। इन्होंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और एक धांसू नियम दिया, साइंस का बड़ा नियम दिया, जो हमेशा हर जगह सही था। इन्होंने कहा, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसे कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम भी कहा जाता है। आज सुनने में ये बात बड़ी नहीं लगती है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, पर यह बात बड़ी थी। मान लीजिए कि आपने 1 किलो लकड़ी ली और इसे जला दिया, और लकड़ी के जलने के बाद आपको मिली 100-200 ग्राम राख। 1 किलो राख तो आपको नहीं मिलेगी, तो इस केमिकल रिएक्शन में बाकी की 800-900 ग्राम वजन कहाँ गया? एंटोइने लेवॉइजे के पास आप जाएंगे, जाके पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि देखिए भाई, नियम तो मेरा सही है, क्योंकि मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करके ही बनाया है, और आपकी लकड़ी का बाकी का वजन हवा में उड़ गया। अगर आपने जहां लकड़ी जलाई उसे किसी शीशे की बंद जगह में जलाते तो आपको 800-900 ग्राम हवा भारी मिलती। इन्होंने कहा कि आप जितना देंगे उतना आपको मिलेगा, न ज्यादा न कम। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इनके समय में एक और वैज्ञानिक थे, इनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट। इन दोनों लोगों ने मिलकर एक और नियम दिया, एक और बड़ा रूल दिया साइंस का, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इस नियम को लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए चीजों के साथ, और इन्हें देखने को मिला कि चीजें एक दूसरे से एक फिक्स वजन में मिलके ही नई चीज बनाती है। इन्होंने 2 गुब्बारे हाइड्रोजन के लिए और 2 गुब्बारे ऑक्सीजन के, और इन्हें मिला दिया। जब इन्होंने मिलाया तो इनको कुछ चीजें मिली। इन चीजों को अलग किया तो पाया कि इनके मिलने से 1 गुब्बारा पानी मिला है और 1 गुब्बारा ऑक्सीजन। मतलब सारी हाइड्रोजन सारी ऑक्सीजन से नहीं मिली है। 2 गुब्बारा हाइड्रोजन 1 गुब्बारे ऑक्सीजन से मिलके 1 गुब्बारा पानी बना रहा है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यानी H2O यानी पानी। वजन किया गया इन गुब्बारों का, तो हाइड्रोजन वाले गुब्बारों का वजन आया 4 ग्राम, 2-2 ग्राम करके। हाइड्रोजन हल्की गैस होती है, इसलिए एक एक गुब्बारे में 2-2 ग्राम ही वजन था। और ऑक्सीजन के दोनों गुब्बारों का कुल वजन था 64 ग्राम, 32-32 ग्राम एक एक का। ऑक्सीजन भारी गैस होती है, इसलिए एक एक गुब्बारे का वजन था 32 ग्राम, और दोनों को मिला के था 64 ग्राम 64। जब दोनों को मिलाया गया तो मिला 36 ग्राम पानी और 32 ग्राम अलग से ऑक्सीजन मिली। मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन ही मिल रही थी और बना रही थी 36 ग्राम पानी। 4 ग्राम हाइड्रोजन मिल रही थी 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 36 ग्राम पानी बनाने के लिए। अब ये बड़े मजे की बात थी। ये बात थोड़ी अजीब सी थी कि पूरा हाइड्रोजन पूरे ऑक्सीजन से नहीं मिल रहा, बल्कि ये एक रेशियो में मिल रहा, ये एक तरीके से मिल रहा। 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन यानी वजन के 1:8 रेशियो में, यानी जितनी हाइड्रोजन डालेंगे उसके 8 गुना ज्यादा ऑक्सीजन डालनी पड़ेगी, 8 टाइम्स, तभी पूरा पानी बन पाएगा। ये वजन के एक फिक्स रेशियो में एक दूसरे से मिलते हैं पानी बनाने के लिए। और इन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बाकी की दूसरी चीजों पर भी किए, और सब में इनको यही देखने को मिला कि सब जगह ही चीजें वजन के रेशियो में एक दूसरे से मिल रही हैं। अमोनिया एक केमिकल है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स के मिलने से बनता है। इसको बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वजन का रेशियो होना चाहिए 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के एटम से मिलने से बनता है, और इसको बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन के वजन का रेशियो होना चाहिए 3:8, यानी हर 3 यूनिट कार्बन पे 8 यूनिट ऑक्सीजन, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जोसेफ प्राउस्ट और एंटोइने लेवॉइजे बड़े साइंटिस्ट थे, तो इनके पास बहुत सी गैसेस थी, बहुत से तरीके थे इन गैसेस को मिला के वजन करके एक्सपेरिमेंट करने का। इसलिए इन्होंने और भी बहुत सी चीज़ों के साथ ही एक्सपेरिमेंट करके देखा, लेकिन हर जगह इन्होंने वही एक चीज़ पाई
कि कुछ न कुछ फिक्स वजन के रेशियो में, वजन के अनुपात में ही, वजन के प्रपोर्शन में ही चीज़ें एक दूसरे से मिल रही हैं। और इसलिए इन्होंने ये नियम दिया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, जिसे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस भी कहा जाता है। और इन सब का मतलब एक ही है कि चीज़ें वजन के फिक्स रेशियो में ही एक दूसरे से जुड़ती हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करके नियम तो दे दिए, लॉ तो बता दिया, पर ये नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों होता है। होता है ये बताया, क्यों होता है नहीं बताया। फिर आए हमारे हीरो जॉन डेल्टन। इन्होंने जोसेफ प्राउस्ट और एंटोनी लेवोइजे के एक्सपेरिमेंट्स को देखा, खुद भी बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, दिमाग दौड़ाया और कहा मुझे पता चल गया ऐसा क्यों हो रहा है। और इन्होंने ऐसा क्यों हो रहा है समझाने के लिए अपनी थियरी दी। इन्होंने कहा ये हो रहा है क्योंकि हमारे आसपास की सभी चीजें बहुत बहुत छोटी चीजों से मिलकर बनी है। और जो नाम डेमोक्रिटस ने दिया था एटम्स, एटम्स मतलब जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता, इन्होंने भी वही कहा इन्हें अपनी थियरी में, एटम्स। इन्होंने एटम्स के बारे में 6 बात कही। इन्होंने कहा कि सभी चीजें बहुत छोटी चीजों से मिलकर बनी है, जिन्हें एटम्स कहा जाता है। और चीजों का मिलना मतलब एटम्स का मिलना। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स which participate in chemical reactions। इन्होंने कहा कि एटम्स इंडिविजिबल है, यानी एटम से छोटा कुछ भी नहीं है और इन्हें न तोड़ा जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। इन्होंने कहा कि एटम्स इंडिविजिबल है, इनसे छोटा कुछ नहीं है। पर बाद के वैज्ञानिकों ने एटम्स के अंदर भी चीजें ढूंढ निकाली। एटम्स के अंदर क्या क्या है ये हम अगले चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। अगली बात जो इन्होंने कही वो ये कि एक जैसी चीजों के एटम्स एक जैसे होते हैं और इनका वजन और प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। जैसे लोहे से बनी सभी चीजों के एटम्स एक जैसे हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी हैं। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और अलग अलग चीज़ों के एटम्स अलग अलग होते हैं और इनके वजन और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद जो लेवोइजे और प्राउस्ट ने जो देखा था वो ये एक फिक्स रेशियो में एक दूसरे से मिलते हैं, स्मॉल होल नंबर के रेशियो में। स्मॉल होल नंबर का रेशियो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds। और लास्ट में कहा कि the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound। मतलब कहीं का भी पानी लीजिए, उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही मिलेंगे। अपने देश का पानी हो, दूसरे देश का हो, समुद्रों का हो, बर्फ का हो, सबका सेम कॉम्पोजिशन है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। और ऐसे डेल्टन ने 6 पॉइंट दिए और इसे डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। डेल्टन ने कहा कि एटम्स ऐसे हैं, इस बॉल जैसे। इन 6 प्रॉपर्टीज को, जिसे पोस्टुलेट्स भी कहा जाता है, को एक साथ याद रखने के लिए आप इस सेंटेंस को याद कर लीजिए। एटम इज इंडिविजिबल एंड डेल्टन वॉज केमिस्ट। एटम इज इंडिविजिबल एंड डेल्टन वॉज केमिस्ट। इसमें 6 पॉइंट्स हैं डेल्टन की एटॉमिक थियरी के। एटम से एटम पहला पॉइंट, आई से आइडेंटिकल, इंडिविजिबल मतलब इंडिविजिबल, डेल्टन के डी से डिफरेंट, वॉज के डब्ल्यू से होल नंबर्स और केमिस्ट के सी से कांस्टेंट। यहां पे जो अंडरलाइन है ये इसमें से मैच हो रहा है आपका, एक बार आप इसे देख सकते हैं। इस चैप्टर में मेन फोकस डेल्टन तक ही है, पर हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे इन सब चीज़ों को। फिर डेल्टन के बाद भी बहुत वैज्ञानिक आए और इन्होंने एटम पे एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखा। और इन सब के बारे में हम आपके अगले चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में डिटेल में समझेंगे कि कैसे इन्होंने ढूंढा। डेल्टन के बाद आए जे थॉमसन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके एटम के
एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढा और जो डाल्टन के हिसाब से एटम्स का स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया। इन्होंने इनमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया। इनके बाद आए अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने थॉमसन की एटॉमिक थ्योरी को और इम्प्रूव किया। इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स किए और साबित किया कि एटम्स के अंदर न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन है। और थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को इन्होंने और इम्प्रूव किया और एटम का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, बीच में न्यूक्लियस और चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इनके बाद आए नील्स बोर और इन्होंने एटॉमिक थ्योरी को और इम्प्रूव किया। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं घूमते हैं, इनके भी नियम हैं। इनके पास अलग अलग ऑर्बिट होते हैं और अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल को इन्होंने और इम्प्रूव किया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई और इनके बाद और भी बहुत से इम्प्रूवमेंट हुए और उनमें से एक है जेम्स चैडविक का इम्प्रूवमेंट। जेम्स चैडविक ने भी एक्सपेरिमेंट किए और एटॉमिक मॉडल को और इम्प्रूव किया। इन्होंने एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन को ढूंढा और कहा कि न्यूट्रॉन भी होते हैं। इनकी एटॉमिक थ्योरी के अनुसार एटम्स के बीच में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग गोले में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये थी हमारी एटॉमिक थ्योरी की टाइमलाइन। छोटा सा रिकैप कर देता हूँ। हमने पहले के फिलोसफर्स की एटॉमिक थ्योरी को देखा जो सिर्फ बातें थी, किसी के पास कोई सबूत नहीं था। फिर आए एंटोइन लेवोइजे और जॉन डाल्टन और इन्होंने कुछ सबूत दिए और डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। हम इस चैप्टर में एटम्स के अंदर किन चीज़ों को कैसे खोजा गया वो अभी नहीं देखेंगे, इसे हम अगले चैप्टर में समझेंगे। हमारा फोकस एटम्स और मॉलिक्यूल्स को समझने पर ही ज़्यादा रहेगा। इसके बाद भी एटम्स पे काफ़ी वैज्ञानिकों ने खोज की और एटम्स के बारे में और भी ढेरों बातें बताई। क्या बताई, कैसे बताई, वो हम डिटेल में अगले चैप्टर में देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो एटॉमिक थ्योरी डेवलप हुई उसमें हमें एटम के बारे में काफ़ी जानकारी मिली और ये पता चला कि एटम भी डिविजिबल है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढा गया, प्रोटॉन को ढूंढा गया, न्यूट्रॉन को ढूंढा गया और इलेक्ट्रॉन्स के घूमने की ऑर्बिट को भी ढूंढा गया। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम के बीच में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इनके चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज के होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव प्लस चार्ज के, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं। एटम के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझा। अब आप इस चैप्टर को समझने के लिए रेडी हैं, एकदम तैयार। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रोहित और ये है सिलेबस विद रोहित। अगर आपको ये पूरी स्लाइड PDF में चाहिए जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं आप। 100 लाइक्स जिन वीडियोस के हो जाएंगे उन चैप्टर्स के नोट्स के PDF आपको कमेंट सेक्शन में पिन किए हुए मिलेंगे। चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। डाल्टन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को समझा कि वजन के अनुपात में ही, वजन के प्रोपोर्शन में ही चीजें एक दूसरे से मिल रही हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है और इन सब का मतलब एक ही है कि चीजें वजन के फिक्स रेशियो में एक दूसरे से जुड़ती हैं। इन दो चीजों का सहारा लेकर डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी सामने रखी और अपनी थ्योरी में डाल्टन ने इन छोटी चीजों को जिनसे मिलकर सब कुछ बना है एटम्स कहा। पुराने ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस के दिए हुए नाम को ही यूज किया। एटम्स मतलब जिसे और छोटा न किया जा सके और अपनी एटम के ऊपर थ्योरी दी जिसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। इन्होंने इस थ्योरी में 6 पॉइंट दिए। एक एक करके एक बार और देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा। ये आपके इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। सभी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी हैं जिन्हें एटम्स कहा जाता है और ये चीजों का और किसी भी चीज का मिलना मतलब उनके एटम्स का मिलना होता है। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। इन्होंने कहा कि एटम्स इंडिविजिबल हैं, यानी एटम से छोटा कुछ भी नहीं और इन्हें न तोड़ा जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स
विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इन्होंने कहा कि एटम्स इंडिविजिबल हैं, इनसे छोटा कुछ नहीं है। पर बाद के वैज्ञानिकों ने एटम्स के अंदर भी चीज़ों को ढूंढ निकाला। एटम्स के अंदर क्या क्या है ये हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अगली बात जो इन्होंने कही वो ये कि एक जैसी चीज़ों के एटम्स एक जैसे होते हैं और इनका वजन और प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। जैसे लोहे से बनी सभी चीज़ें एक जैसी एटम से मिलकर बनी हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होती हैं। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और अलग अलग चीज़ों के एटम्स अलग अलग होते हैं और इनके वजन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद जो लेवॉइजे और प्राउस्ट ने जो देखा था वो कि ये एक फिक्स रेशियो में एक दूसरे से मिलते हैं, स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में। स्मॉल होल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4 मैक्स 5 तक भी जाते हैं ऐसे नंबर्स। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। और लास्ट में कहा कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब कहीं का भी पानी लीजिए उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही मिलेंगे, अपने देश का हो पानी या कहीं और का भी हो। और ऐसा डेल्टन ने 6 पॉइंट्स दिए और इसे डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहा जाता है। डेल्टन ने कहा कि एटम्स ऐसे हैं इस बॉल जैसे। बाद के वैज्ञानिकों ने इनकी बात को और इम्प्रूव किया और कहा कि एटम ऐसे हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ढूंढा गया, प्रोटॉन को ढूंढा गया, न्यूट्रॉन को ढूंढा गया और इलेक्ट्रॉन्स के घूमने की ऑर्बिट को भी ढूंढा गया। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटम के बीच में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इनके चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज के होते हैं, नेगेटिव, और प्रोटॉन पॉजिटिव प्लस। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं है। तो एटम क्या है? हमारी पूरी दुनिया, हम, आप, हमारे आसपास की हवा, हमारी गाड़ियां, घोड़े, साबुन, पानी, पंछी, मिट्टी, घास, सब कुछ एटम से मिलकर बना है, सब कुछ। ये एटम की एक असली फोटो है जो बड़ी मुश्किल से वैज्ञानिकों ने खींची है। आप देख सकते हैं बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, और ये जो बादल हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इतनी स्पीड में घूम रहे हैं कि बादल जैसे दिख रहे हैं। ऐसे ही एटम से हमारी पूरी दुनिया बनी है। ये एटम का डायग्राम है जिसकी फोटो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे ताकि चीजें ठीक से समझ में आए। और ये एटम्स बहुत छोटे हैं। कितने छोटे? बहुत। ये एक नमक का दाना है जिसको देखने में मुश्किल होती है, और इस एक नमक के दाने में भी 10 और इसके पीछे 21 जीरोस, इतने एटम्स होते हैं एक नमक के दाने में। ये इतने छोटे हैं कि इनको हम मीटर में नहीं बल्कि नैनोमीटर में नापते हैं। एक एटम की साइज 0.1 नैनोमीटर से 0.5 नैनोमीटर तक होती है। एक नैनोमीटर होता है 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर्स। 9 और नैनो, 10 n से n याद कर सकते हैं। नैनोमीटर 10 टू द पावर -9, बहुत छोटे। इनको देखने के लिए बड़े बड़े माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं, एटॉमिक माइक्रोस्कोप, तब जाके थोड़ी बहुत उम्मीद है कि इन्हें देखा जा सकता है। अब तक वैज्ञानिकों ने कुल 118 तरह के एटम्स को ढूंढा है और इन्हें एक साथ इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से एक टेबल बना के अरेंज कर दिया है। इस टेबल को पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। इस पीरियोडिक टेबल को हम इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर में भी यूज करेंगे। केमिस्ट्री का जो ये सब्जेक्ट है वो इस टेबल के बिना अधूरा है। बिना इन्हें अच्छे से समझे केमिस्ट्री को नहीं समझा जा सकता है। तो इन 118 तरह की चीज़ों से या इनके आपस में जुड़ने से हमारे आसपास की चीज़ें बनी हैं। इनमें से बहुतों को आप जानते होंगे। हाँ, एक और बात, ये जो 118 तरह की चीज़ें हैं जिनके अपने खुद के एटम्स हैं, इन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। कुछ एलिमेंट्स के नाम आप जानते होंगे, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा भी आप जानते होंगे, आयरन, चांदी, ये सिल्वर, गोल्ड, ये सब अपने ही एटम से मिलके बने हैं। इनके अंदर सारा खुद के एटम्स हैं। गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के एटम्स हैं। हाइड्रोजन के अपने एटम्स होते हैं, कार्बन के भी अपने एटम्स होते हैं, इन सब के अपने खुद के एटम्स होते हैं। इन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है।
फिर हमारे आसपास ज़्यादातर चीज़ें इन 118 तरह के एटम्स में से कुछ तरह के एटम्स के एक साथ जुड़ने से बनी हुई है, जैसे पानी, वाटर, जो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के मिलने से बनी है, H2O। फिर अमोनिया, ये एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के एटम्स के जुड़ने से बनी है। कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, प्रोटीन, हमारी स्किन, हमारी बॉडी, ट्रीज, सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर, पहाड़, प्लास्टिक और हमारे आसपास सारी चीज़ें एलिमेंट्स के जुड़ने से बनी है ज़्यादातर, और इन्हें कंपाउंड्स कहा जाता है। तो जिनके अपने खुद के एटम्स हैं वो एलिमेंट्स, और जिनके अपने खुद के एटम्स नहीं हैं और वो दूसरे एटम्स के जुड़ने से बने हैं, वो हैं हमारे कंपाउंड्स। अब हम एटम के स्ट्रक्चर को समझेंगे, एटम्स की कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे। एटम्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक चार्ज, मतलब इन पे चार्ज कैसे है, एटॉमिक मास, इनका वजन कैसे नापते हैं और कितना होता है, इनके नाम कैसे रखे गए। फिर एटॉमिक ऑर्बिट्स को समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में कैसे घूमते हैं। फिर समझेंगे कि एटम्स एक दूसरे से मिलते कैसे हैं, और फिर जब एटम्स मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और उसके बाद हम मॉलिक्यूल कैसे जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये भी समझेंगे। एटॉमिक नंबर, जैसे आपके क्लास में सभी स्टूडेंट्स को रोल नंबर दिया गया है। रोल नंबर क्यों दिया गया है? ताकि बार बार बड़ा सा नाम न बोलना पड़े। जैसे शिवेंद्र बहादुर चौधरी, बड़ा नाम है, इसे बोलने से अच्छा है आप बोलिए रोल नंबर 11 नंबर दे दीजिए। ठीक कुछ ऐसे ही 118 तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम तो हैं, पर उनको एक रोल नंबर दिया गया है, जिसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। आपके रोल नंबर या तो आप नाम के ऑर्डर में दिए गए होंगे कि ए वालों का पहला रोल नंबर, फिर ऐसे ऐसे, या एडमिशन डेट के हिसाब से, जिसका पहले एडमिशन हुआ उसका रोल नंबर पहले। एटम को जो नंबर दिया गया, एटॉमिक नंबर, वो दिया गया इनके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उसके बेसिस पे। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन हैं उतना उस एटम का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से लिखा जाता है। कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए केमिस्ट्री में कि Z इक्वल्स कोई नंबर, तो आप समझ जाइएगा कि एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। ये शॉर्ट फॉर्म है। Z मतलब एटॉमिक नंबर, और इसके आगे जितना नंबर वो एटम का नंबर। आपके मन में सवाल आ सकता है कि अच्छा, प्रोटॉन को ही क्यों चुना गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बेसिस पे भी तो एटॉमिक नंबर दिया जा सकता है। हाँ, दिया जा सकता है। एटम के साथ धक्का मुक्की होती है या कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो एटम के इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। इसलिए इनके हिसाब से अगर एटॉमिक नंबर देते तो इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से इनके एटॉमिक नंबर भी चेंज होते रहते, तो इसमें कन्फ्यूज़न होती। ठीक ऐसे ही न्यूट्रॉन के साथ भी है, न्यूट्रॉन भी बदलते हैं। हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं। 3 तरह के हाइड्रोजन नेचर में पाए जाते हैं। एक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, एक में एक न्यूट्रॉन होता है, और एक में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन भी एक एलिमेंट के एटम्स में अलग अलग पाए जाते हैं। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन रिलायबल नहीं है, भरोसे के नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों ने प्रोटॉन को चुना। प्रोटॉन पे इनको बहुत भरोसा है, प्रोटॉन नहीं बदलते हैं। तो एटॉमिक नंबर मतलब किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन हैं। आइए पीरियोडिक टेबल देखते हैं। पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाया गया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ये ऊपर टॉप लेफ्ट में इन सबके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। फिर एटॉमिक नंबर 2 है हीलियम का। फिर 3 नंबर हाइड्रोजन के नीचे, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ऐसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएंगे। जितना एटॉमिक नंबर उतने इनमें प्रोटॉन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिल्वर का एटॉमिक नंबर है 47, तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, तो आप बता पाएंगे? आप बता सकते हैं। आप कहेंगे कि अगर एटॉमिक नंबर 47 है तो 47 ही प्रोटॉन होंगे। जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन।
अब हम बात करते हैं एटॉमिक चार्ज की। हमें पता है कि किसी भी एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन घूमते ही रहते हैं? ये छोड़ के ऑर्बिट को दूर क्यों नहीं चले जाते हैं, या ये अंदर न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर जाते हैं? इसके दो कारण हैं। इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़ के दूर इसलिए नहीं भाग पाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बंधे हुए होते हैं। ये बंधे हुए होते हैं चार्ज के कारण। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए चार्ज के कारण प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं और इसलिए चक्कर लगाते रहते हैं। पर अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो ये इससे जाके चिपक क्यों नहीं जाते हैं? ये इसलिए नहीं चिपकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास स्पीड होती है और ये बहुत तेजी से घूमते हैं, बहुत तेजी से ये घूमते ही रहते हैं। अगर प्रोटॉन के चार्ज से बंधे न हो तो तोड़ के भाग जाएंगे एटम को। इनकी स्पीड इन्हें दूर ढकेलती है और इनका चार्ज इन्हें बांध के रखता है, और इन दोनों फोर्सेस के कारण, ये दोनों बलों के कारण ये बैलेंस में घूमते रहते हैं। एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। इसलिए दोनों एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं और एटम पे नेट चार्ज जीरो होता है। नेट चार्ज जीरो होता है पूरा एटम के बाहर, आपका चार्ज एटम का जीरो होगा। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव। न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। आपके इस चैप्टर में अगर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है तो वो होती है यहाँ इस एटॉमिक मास को समझने में। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सब कंफ्यूजिंग है। वो ज़्यादातर इसलिए होता है कंफ्यूजन आपका क्योंकि एनसीईआरटी ने आपके इस चैप्टर में पुराने तरीके से बताया है मास के बारे में कि कार्बन 12 का एटम लिया गया, फिर उसके रिलेटिव में सबका मास निकाला गया, 1/12 हिस्से किए गए, ऐसे करके। ये सही है, एग्जाम में हम ऐसे ही लिखेंगे, पर अभी समझने में आपको कंफ्यूजन न हो इसलिए हम इसे आसान शब्दों में समझेंगे। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उन्हें जोड़ देंगे तो आपको एटम का एटॉमिक मास मिल जाएगा, और इसकी यूनिट है यू। यू मतलब यूनिफाइड मास, बस इतना ही। अब आपके मन में सवाल होगा कि इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं जोड़ते हैं इसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों को जोड़ लेते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वजन बहुत कम है। इतना कम है कि इसे जोड़िए न जोड़िए फर्क नहीं पड़ता है। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से लगभग 2000 गुना कम होता है, 2000 टाइम्स। 2000 टाइम्स को ऐसे समझिए, अगर किसी आदमी का वजन 100 किलो है तो उसके वजन का 2000 गुना कम वजन होगा 50 ग्राम। 100 किलो का आदमी, उसकी जेब में 2 AA बैटरी, ये वजन कुछ ऐसा है। इसलिए इस 2 AA बैटरी को जोड़िए न जोड़िए फर्क नहीं पड़ता है। वैज्ञानिकों ने भी कहा कि हाँ चलेगा, इतना नहीं जोड़ेंगे तो भी आंसर 99.95% सही है, इसलिए हम नहीं जोड़ते हैं। और डेफिनेशन में एटॉमिक मास में मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को ही लेते हैं। और ठीक से कहूँ कितने भारी होते हैं तो 2000 नहीं बल्कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स भारी होते हैं और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से 1838 टाइम्स भारी होते हैं। एटॉमिक मास होगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इसकी यूनिट है यू। यूनिट है इसकी यू। यू मतलब यूनिफाइड मास। ये आपके बुक की टेबल है, इसमें कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास दिए हुए हैं। हाइड्रोजन का है 1, मतलब इसमें या तो एक न्यूट्रॉन है या एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन के बिना एटम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसमें एक प्रोटॉन है। इसका एटॉमिक मास है 1 और यूनिट हमेशा हमारी एटॉमिक मास की यू होगी। जैसे लेंथ की मीटर या सेंटीमीटर होती है, ठीक वैसे ही एटॉमिक मास की यूनिट होती है यू। कार्बन का है 12 क्योंकि इसमें होते हैं 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, 6 + 6 12।
नाइट्रोजन में 7 + 7 14, वैसे ही ऑक्सीजन में 8 और 8 16, सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन। इसमें नीचे देखेंगे तो आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा कि क्लोरीन के वजन तो पॉइंट में है, क्या इसमें आधा न्यूट्रॉन है? ऐसे कैसे न्यूट्रॉन आधे कैसे हो सकते हैं भाई? 35.5 इसलिए लिखा है क्योंकि नेचर में हमें 2 तरह के क्लोरीन मिलते हैं, 2 तरह के क्लोरीन, एक जिसका वजन है 35 U और दूसरे का वजन होता है 37 U। 35 U वजन वाला 75% क्लोरीन मिलता है और 37 U वाला नेचर में 25% क्लोरीन मिलता है, और इसलिए इन दोनों का कितना परसेंट कौन सा है उसको उसके वजन के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है, तो 35.5 आता है। ऐसे ही आपको पीरियोडिक टेबल में बहुत से वजन मिलेंगे जो डेसिमल में दिखेंगे, और इसका एक ही रीज़न है कि एक एलिमेंट भी कई तरह के अलग अलग वजन वाले अलग अलग मात्रा में मिलते हैं, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग रहते हैं, इसलिए इनका वजन अलग अलग रहता है, और इसलिए कैलकुलेशन करके एवरेज निकालने पे ये डेसिमल आ जाता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, बोरॉन का एग्जांपल लेते हैं। बोरॉन नेचर में 2 तरह का होता है। बोरॉन एक एलिमेंट है, 118 में से जो हमारे एलिमेंट्स थे उसमें होता है, आप बाद में इसे समझ पाएंगे। तो बोरॉन का एग्जांपल लेते हैं। बोरॉन नेचर में 2 तरह का होता है, एक का वजन होता है 10 U और दूसरे में 1 न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है, इसलिए उसका वजन होता है 11 U। जो 10 U वाला बोरॉन है वो 19.19% पाया जाता है और 11 U वजन वाला बोरॉन 80.09% पाया जाता है। इसलिए इन दोनों का जितना वजन है और जितना परसेंट है उतने से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन की एक बात बताता हूँ आपको। किसी भी चीज़ का 100% निकालना है तो उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर किसी चीज़ का 50% 50% निकालना है तो उसे 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितना परसेंट होगा उसमें 2 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.1919 19.19% है, इसलिए मल्टीप्लाई करने पे 2 डेसिमल पॉइंट चेंज कर देंगे और ये 0.1919 हो जाएगा। प्लस 11 मल्टीप्लाई बाई 80.09% है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 0.8009। ऐसा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10.81 U। पीरियोडिक टेबल देखिए, अब इसमें इन सब का वजन देखिए, लगभग सब में डेसिमल है क्योंकि इन एलिमेंट्स के कई तरह के वेरिएंट पाए जाते हैं जिनमें न्यूट्रॉन कम या ज़्यादा होते हैं, और इसलिए ये एटॉमिक मास कैलकुलेशन की वजह से डेसिमल में हो जाता है। हमने एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को समझ लिया, चार्ज भी देख लिया, इनके वजन को भी देख लिया। अब ये जो इनके नाम है वो कहाँ से आए? ये जो सिंबल है इनके, जैसे हाइड्रोजन को H लिखना, कार्बन को C बोलना, ऑक्सीजन को O बोलना, लेकिन सोडियम को SO न बोल के Na बोलना, आयरन को Fe बोलना, I न बोलना, जिंक को Z न बोल के Zn बोलना, सिल्वर को Si न बोल के Ag बोलना, और गोल्ड को G न बोल के Au बोलना। इसको भी लगे हाथ समझ लेते हैं। आइए समझते हैं एलिमेंट्स के सिंबल्स के नाम रखने के तरीके को, कि ये सिंबल्स रखे कैसे गए, कहाँ से आए। और हमेशा की तरह शुरुआत से एकदम शुरू से समझते हैं ताकि एकदम कंफ्यूजन ना हो। पुराने समय में लैटिन इंटेलेक्चुअल्स की भाषा थी। लैटिन एक लैंग्वेज है। पढ़े लिखे लोग रोमन साम्राज्य में लैटिन बोला करते थे और फिलॉसफी, साइंस, आर्ट etc में लैटिन का काफ़ी योगदान रहा। और इस लैटिन भाषा में लोग एलिमेंट्स को लैटिन भाषा में अलग नाम से जानते थे। जैसे गोल्ड को ऑरम कहते थे, सिल्वर को अर्जेंटम कहते थे, कॉपर को कपरम, आयरन को फेरम, टीन को स्टैनम और लीड को प्लम्बम etc। एलिमेंट्स के ऊपर हज़ारों साल तक बहुत खोजबीन नहीं हुई थी, इसलिए किसी को ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ा सिंबल्स का। ज़रूरत भी नहीं थी, और बिना ज़रूरत के कहाँ कुछ हो पाता है। फिर जब डेल्टन आए अपनी एटॉमिक थियरी को लेके, तो इन्होंने उस समय जितने एलिमेंट्स ये जानते थे उनके अपने मन से अलग अलग सिंबल दिए। 1803 में इन्होंने 36 एलिमेंट्स के सिंबल को दिया।
इनका एटम गोल था, इसलिए इन्होंने एक गोला बनाया और उसके अंदर कुछ डिज़ाइन या अल्फ़ाबेट्स लिख के सिंबल बना दिया। ये इनकी बुक का एक पेज है जिस पे इन्होंने कुछ सिंबल का यूज़ किया है। जूम करके देखते हैं। ये अलग अलग सिंबल्स आप देख रहे हैं, ये अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हैं। ऑक्सीजन हर जगह मौजूद था, इसलिए इन्होंने ऑक्सीजन के लिए खाली गोला बनाया, एम्प्टी। हाइड्रोजन के लिए इसमें एक डॉट डाल दिया, नाइट्रोजन के लिए एक लाइन डाल दी, कार्बन को शेड कर दिया, सल्फर में 2 लाइन कर दिया, फॉस्फोरस में मर्सिडीज का सिंबल बना दिया, गोल्ड के लिए जी, और ऐसे इन्होंने सिंबल बनाए। फिर आए जॉन्स जैकोब बर्जीलियस। इन्होंने डाल्टन जैसे सिंबल्स का यूज नहीं किया, बल्कि बर्जीलियस ने जो एलिमेंट्स के नाम थे उस नाम से 1 या 2 लेटर्स का यूज करके एलिमेंट्स के सिंबल बना दिए, लिख दिया। आयरन को फेरम कहा जाता था, इसलिए इन्होंने फेरम के शुरू के 2 शब्दों का 2 लेटर्स को लेके आयरन का सिंबल Fe बना दिया। सोडियम का नाम था लैटिन में नेट्रियम, तो कहा सोडियम का सिंबल हुआ Na। ऐसे ही पोटेशियम को कैलियम कहा जाता था, इसलिए कैलियम के लिए सिर्फ K लिख दिया। बाकी के वैज्ञानिकों को बर्जीलियस के दिए हुए एलिमेंट्स के ये सिंबल्स पसंद आए, इसलिए इन्होंने बाद में भी ऐसे ही कुछ और एलिमेंट्स के नाम रखे गए। कॉपर के लिए Cu का यूज किया गया, कपरम शब्द से, और गोल्ड के लिए Au का। गोल्ड को लैटिन में ऑरम कहा जाता था, ऑरम मतलब येलो होता है। फिर जैसे जैसे और एलिमेंट्स ढूंढे जाने लगे, इनके नाम को लेके, इनके अरेंजमेंट को लेके, एटॉमिक मास को लेके थोड़ी कंफ्यूजन होने लगी कि किसको क्या कहा जाएगा, कैसे इसको अरेंज करेंगे, इनके एटॉमिक मास क्या होंगे, एक एलिमेंट को अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग नाम से बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, एक यूनियन बनाया और कहा कि ऐसा है, एलिमेंट से रिलेटेड सारे इश्यूज को हम हैंडल करेंगे, हम इनकी देखरेख करेंगे। सबने कहा वाह बहुत बढ़िया, अच्छा है, आप लोग करिए। और इन्होंने एक यूनियन बनाया और इसका नाम रखा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। शॉर्ट में इसे IUPAC कहा गया। और इस IUPAC का काम था सारी कंफ्यूजन को दूर करना और स्टैंडर्डाइज नाम और सिंबल बनाना। IUPAC ने जैसा कहा वैसा किया और हमारी पीरियोडिक टेबल को अप्रूव किया और सिंबल्स को भी फिक्स किया। तब तक जो भी नाम थे उन्हें देखा जो ऑलरेडी यूज हो रहे थे, जैसे आयरन के लिए Fe, तो उसे ऐसे ही रहने दिया और बाद में जिन एलिमेंट्स की खोज हुई उनके नाम और सिंबल्स इन्होंने रखे। एलिमेंट्स के सिंबल में पहला लेटर कैपिटल लेटर यानी अपर केस में, और अगर दूसरा लेटर भी है तो वो स्मॉल लेटर यानी लोअर केस में लिखा जाने लगा, और हम भी ऐसे ही लिखते हैं। आइए कुछ सिंबल्स को देखते हैं। हाइड्रोजन को H, हीलियम को He। पहला हमेशा कैपिटल रहेगा और अगर दूसरा है तो हमेशा स्मॉल रहेगा। कुछ सेकंड का टाइम देता हूं आपको, आप देख लीजिए। इसमें जिंक को देखिए, इसमें ZI नहीं बल्कि ZN है। इसका मतलब शुरू के दोनों ही लेटर नहीं बल्कि पहला और कोई भी दूसरा। एक बार आप देख लीजिए। देख लिया आपने। चलिए, आपने ध्यान दिया होगा कि एलिमेंट्स के सिंबल को लिखा गया है, फिर ऊपर एक नंबर दिया है और एक नंबर नीचे दिया है। जो ऊपर दिया है वो है एटॉमिक नंबर और जो नीचे दिया है वो है एटॉमिक मास। ये कार्बन का एटम है, इसका सिंबल C है। 6 प्रोटॉन है इसलिए एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12.01 है, यानी इसमें 6 न्यूट्रॉन भी होंगे क्योंकि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिला के 12 U। डेसिमल के बाद भी कुछ नंबर हैं, मतलब 6 न्यूट्रॉन से ज़्यादा वाले भी कुछ कार्बन के एटम्स पाए जाते हैं और इसलिए एवरेज मास कैलकुलेशन करने के बाद 12.01 आया होगा। अब हमें धीरे धीरे ये समझना है कि ये एटम्स एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं। अगर 2 एटम्स को आपस में जुड़ना हुआ तो वो एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करेंगे और तब जाके एक दूसरे से मिल पाएंगे। जब 2 एटम्स पास आएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को टच करेंगे, पकड़ेंगे। तो हमें ये समझने के लिए कि कौन से एटम्स किन किन तरीकों से दूसरे एटम्स को पकड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं
हमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूमते हैं, कितनी दूर घूमते हैं, ये समझना पड़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स एटम में कहाँ घूमते हैं? ऑर्बिट्स में घूमते हैं। एटम्स के चारों ओर, इन्हें ऑर्बिट्स कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिट्स। और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ज़्यादा ऑर्बिट्स चाहिए होंगे घूमने के लिए, ज़्यादा जगह चाहिए होगी घूमने के लिए। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स माइनस चार्ज के हैं, इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, ढकेलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ढकेलते हैं, इसलिए इन्हें घूमने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है। वैज्ञानिकों ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स एटम में कहाँ कहाँ घूमते हैं, और उन्हें दो चीज़ें देखने को मिली। पहला है कि ये ऑर्बिट ढेर सारे होते हैं, इनको अलग अलग नाम दिए गए, जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, etc। और सारे शेल्स में मैक्सिमम 2n² के बराबर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है जो वैज्ञानिकों ने ढूंढ के निकाला। कहाँ से आया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी आप बस याद रखिए 2n²। तो अगर पहला शेल है तो उसमें n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो हम इसमें वैल्यू 1 रख देंगे और कैलकुलेट करेंगे। इसको 2n² वाले फॉर्मूला में रखेंगे तो हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, मतलब 2। तो पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 8। तो दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे तीसरे शेल में आपके 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। फोर्थ शेल में 4 का स्क्वायर यानी 16 और मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 32। इसमें किसी भी एटम में सबसे पहले शुरू के जो शेल्स हैं वो भरेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर कम है तो पहले नीचे वाले भरेंगे, फिर ऊपर जाते जाएंगे। तो जो कम है वो कोशिश करते हैं कि ये पूरे हमारे जो शेल्स हैं ये भर जाएं। तो पहला नियम ये था कि शेल्स में मैक्सिमम 2n² के बराबर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और दूसरा ये कि जो लास्ट शेल होगा एटम का, लास्ट वाला, कि जो लास्ट ऑर्बिट होगा उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे। लास्ट वाले में मैक्सिमम 8। किसी भी एटम के लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों होते हैं वो बड़ी क्लासेस में हम समझेंगे। वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करके ये पाया कि किसी भी एटम के लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिन एटम्स के 8 नहीं हैं लास्ट के शेल में, वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा करना चाहते हैं। शुरू के कुछ एटम्स को छोड़ के, शुरू के कुछ एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, इसलिए वो बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। 2n² में 1 रखेंगे तो 2 आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे हाइड्रोजन, इसके पास 1 होते हैं पर ये 2 पूरा करना चाहते हैं। हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले में, लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन 2 तो भर जाता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को किसी और एटम को दे देना चाहता है और 2 कर लेगा लास्ट में देने के बाद। जितने भी एटम्स हैं वो जुड़ते ही इसलिए हैं ताकि अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कर लें। कुछ कम है तो किसी और से ले लें, कुछ ज़्यादा है तो किसी और एटम को दे दें, ताकि दोनों के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। शुरू के कुछ एलिमेंट्स फिर से आपको बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। शुरू के कुछ एलिमेंट्स इनके इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, वो सिर्फ 2 ही भरना चाहते हैं लास्ट में। अब फिर से एक बार और पीरियोडिक टेबल देखते हैं। इसमें पहले लाइन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। हाइड्रोजन के पास भी 1 है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 दे देगा तो इसके आउटर में 2 हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। सोडियम के पास कुल 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 पहले शेल में, 8 दूसरे में और लास्ट वाले में 1। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा तो इसके पास भी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये भी स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इनके बाद वाली जो लाइन है उनके आउटर शेल में 2 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये स्टेबल हो जाए। और ऐसे ही बाकी के लाइन वालों के साथ भी है, 3, 4 ऐसे। अब ये जो लास्ट में है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब के बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के में 2 होने चाहिए और 2 है।
इनकी ऑर्बिट कंप्लीट है, ये वाली जो पूरी लाइन है, इसलिए ये एलिमेंट्स किसी दूसरे एटम से नहीं जुड़ते हैं। ये इनर्ट हैं, इन्हें इनर्ट गैसेस कहा जाता है। ज़रूरत ही नहीं है किसी और से मिलने की, न कुछ लेना है न कुछ देना है, इसलिए ये किसी से नहीं जुड़ते हैं। इनसे पहली वाली लाइन के जो एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लाइन, इनके आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एलिमेंट को दे दें या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लें, ताकि इनके भी 8 पूरे हो जाएं। 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है 7 देने से, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और किसी और से नहीं जुड़ते हैं। लेने के बाद इनको 1 चाहिए और जो पहली लाइन वाले हैं उनको 1 देना है, हाइड्रोजन वाले। इसलिए ये दोनों लाइन के एलिमेंट्स बड़े अच्छे से एक दूसरे से मिलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है और दोनों एक साथ जुड़ के स्टेबल हो जाते हैं। हमारा नमक, जो नमक हम खाते हैं जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, वो सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बना है, NaCl। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सब इसीलिए होते हैं कि एलिमेंट्स के बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। हमारी पूरी दुनिया एटम्स के इन्हीं लालच से बनी है। न ये इलेक्ट्रॉन ढूंढते अपनी ऑर्बिट पूरा करने के लिए, न एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलकर दूसरी चीज़ें बनाते, और न दुनिया होती न हम, और इसलिए हम ना केमिस्ट्री पढ़ रहे होते। तो अगर आपने इतना समझ लिया तो आपने 30% केमिस्ट्री समझ ली। अभी आप 11th और 12th की केमिस्ट्री की बुक भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस चैप्टर में ही मैंने अगले चैप्टर के भी आधे कॉन्सेप्ट्स बता दिए हैं। बताना ज़रूरी था, नहीं आपको बात पूरी समझ में नहीं आती। बड़ी वीडियो मतलब ज़्यादा ज्ञान, लूट लीजिए भाई। आज नहीं तो कल सब कुछ समझना ही है आपको। जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा आपके लिए। तो एटम्स जुड़ते हैं क्योंकि ये अपनी लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान, लेना देना भी 2 तरह से होता है। पहला है आयनिक बॉन्ड और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, कि ये आयनिक तरीके से जुड़ते हैं एक दूसरे से या कोवैलेंट तरीके से। अब देखिए ये क्या है, इसे डिटेल में देखते हैं। आयनिक बॉन्ड में एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। एक ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया मतलब एक नेगेटिव चार्ज दे दिया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए जिसको दिया उस पे माइनस चार्ज ज़्यादा हो जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन के जाने से इसका चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि एटम न्यूट्रल होते हैं देने से पहले। तो लेन देन से स्टेबल तो हो जाते हैं, पर चार्ज आ जाता है। चार्ज होने से ये एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो चार्जेस होते हैं। किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी एटम पे जब चार्ज का बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसे आयंस कहते हैं। इसलिए ऐसे जुड़ने को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। जैसे सोडियम मिलता है क्लोरीन से और बनाता है नमक, NaCl, ये आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है। पर एटम्स में हमेशा इलेक्ट्रॉन का लेना देना पॉसिबल नहीं होता। जैसे क्लोरीन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये क्लोरीन जो है वो सोडियम को ढूंढ रहा था कि सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा तो दोनों स्टेबल होकर नमक बना लेंगे, पर क्लोरीन के एटम को सोडियम नहीं मिला और उससे मिला एक और क्लोरीन का एटम। अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे सकते नहीं एक दूसरे को, क्योंकि देने से बात और बिगड़ जाएगी। ये दोनों क्लोरीन मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, बीच में रख देते हैं कि एक मेरा एक तेरा, आधा हमारे पास घूमेगा आधा तुम्हारे पास। इनके शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के ऑर्बिट में घूमते हैं। इधर से आते हैं तो उधर जाते हैं, उधर से आते हैं तो इधर जाते हैं, इधर से आते हैं तो उधर जाते हैं, और नाम के लिए ही सही पर कुछ तो स्टेबिलिटी आई। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ऑर्बिट को पूरा करने के तरीके को कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। जब भी कोई 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स मिलते हैं तो उन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूल। जब भी कोई 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स मिलते हैं तो उन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूल। अगर एक जैसे एलिमेंट्स जुड़े हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, और अगर अलग अलग एलिमेंट्स जुड़े हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं H2, 2 हाइड्रोजन एटम्स मिल जाते हैं। क्लोरीन, 2 क्लोरीन एटम्स मिल जाते हैं। एक जैसे एलिमेंट्स मिल रहे हैं इसलिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स।
और अलग अलग मिलते हैं, जैसे NaCl, सोडियम और क्लोरीन, या H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कहा जाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में जितने एक जैसे एलिमेंट्स जुड़ते हैं उन्हें कहा जाता है एटॉमिसिटी। जैसे अगर 2 हाइड्रोजन एक साथ मिलते हैं तो इनकी एटॉमिसिटी हुई 2। ऐसे ही क्लोरीन की भी होती है 2 वालों को बोला जाता है डाई एटॉमिक। डाई मतलब 2, एटॉमिक मतलब 2 एटम वाले। आर्गन और हीलियम के ऑर्बिट भरे हुए हैं, इसलिए ये किसी से नहीं जुड़ते हैं और ये अकेले रहते हैं। इन्हें मोनो एटॉमिक कहा जाता है। मोनो मतलब अकेला और एटॉमिक मतलब एटम वाला। ऑक्सीजन भी 2 एटम से मिलता है तो डाई एटॉमिक। नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब भी डाई एटॉमिक है। फॉस्फोरस के 4 एटम्स एक साथ मिल जाते हैं, इसलिए इन्हें टेट्रा एटॉमिक कहा जाता है। टेट्रा मतलब 4 और एटॉमिक मतलब एटम्स। सल्फर के 8 एटम्स हैं। ये 8 एटम्स एक साथ मिल सकते हैं, इसलिए इसे पॉली एटॉमिक कहा जाता है। पॉली मतलब ढेर सारे, इसलिए पॉली एटॉमिक। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास की। मास का हमने पढ़ा है कि जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उन दोनों को जोड़ने से हमें एटॉमिक मास मिलेगा। और हमें पता है कि मॉलिक्यूल बनता है क्योंकि 2 या 2 से अधिक एटम्स एक साथ जुड़ते हैं। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास निकालना होगा तो हम जो भी एलिमेंट्स हैं जितने हैं उन सब के मास को जोड़ देंगे। अगर कोवैलेंट बॉन्ड से एटम जुड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के मास को मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। और अगर आयनिक बॉन्ड से जुड़े हैं जैसे NaCl, तो इन्हें हम फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। ये सिर्फ नाम का अंतर है, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कि केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिखा जाता है। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो इंपॉर्टेंट सब कुछ ही है, पर ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसे समझ गए तो आपके लिए केमिस्ट्री हलवा हो जाएगी। पर मुझे हलवा पसंद नहीं, तो फिर आपके लिए केमिस्ट्री चॉकलेट हो जाएगी। आइए समझते हैं इसे भी। आपके बुक में एक टेबल दी है और जो भी केमिकल फॉर्मूला हम लिखेंगे इस टेबल को देख के ही लिखेंगे। हमारे लिए काम आसान है। देखिए, इस टेबल का नाम है नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस। आयंस मतलब आयनिक बॉन्ड वाले, जो या तो इलेक्ट्रॉन्स देंगे या इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। आपके चैप्टर में सिर्फ ऐसे वाले ही केमिकल फॉर्मूलास को लिखना है, शेयरिंग करने वालों को नहीं लिखना है, दिया ही नहीं है। इस टेबल में पहली हेडिंग है वैलेंसी की। वैलेंसी 1, 2 या 3। वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन करने से इनके लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएं। और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के केसेस में 2। तो ये वैलेंसी है। और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सबको एक इलेक्ट्रॉन लेन देन करने से स्टेबल हो जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। एक के नीचे है 2 वैलेंसी वाले, जो 2 इलेक्ट्रॉन को लेन देन करने से अपने ऑर्बिट को पूरा करके स्टेबल हो जाएंगे। और लास्ट में है 3 इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन करने वाले। पहले कॉलम में वो हैं जो इलेक्ट्रॉन देंगे, कितना देंगे वो प्लस के चार्ज देख के बता सकते हैं हम। 1 प्लस है मतलब 1 देंगे, 2 प्लस है मतलब 2 देंगे, 3 प्लस है मतलब 3 देंगे। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन देते हैं हम उन्हें मेटल्स कहते हैं, मेटल्स। तो इस कॉलम के सब मेटल्स हैं। इनके बाद नॉन मेटल्स हैं जिन पे माइनस चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को लेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। ये सब नॉन मेटल्स हैं। और लास्ट में है पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली मतलब ढेर सारे, एटॉमिक मतलब एटम्स वाले, और आयंस मतलब जिन पे कोई चार्ज हो। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि पॉली एटॉमिक वाले आयंस कई एलिमेंट के मिलने से बने हैं। जैसे अमोनियम, इसमें 1 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन है। ये सब क्या होते हैं, इनके नाम कैसे आए, ये सब आप नहीं जानते होंगे और हमें इनको जानना भी नहीं है। 11th 12th क्लास की केमिस्ट्री में जब हम पहुंचेंगे तो इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। आप फिलहाल के लिए बस ये ध्यान दीजिए कि कितने चार्ज है इन पे और इनको देख के फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो आपकी हमारी आसानी के लिए इस पे चार्ज दिया हुआ है। पहले
इनकी केमिस्ट्री समझते हैं, फिर कैसे लिखना है वो समझेंगे। आयंस को जोड़ने के लिए आपको एक प्लस वाला चाहिए और एक माइनस वाला। प्लस वाला मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाला, देने से इन पे प्लस चार्ज आ जाता है, और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने वाले, इलेक्ट्रॉन लेने से इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज इन पे आ जाता है। तो पहले प्लस चार्ज वाले एलिमेंट को एक एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। मान लीजिए हमने लिया एल्युमिनियम को 3+, और माइनस चार्ज में हमने लिया फॉस्फेट को PO4 3-। एक को 3 इलेक्ट्रॉन देना है और दूसरे को 3 इलेक्ट्रॉन लेने हैं। तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और दोनों एक साथ रहने लगेंगे। और फॉर्मूला में इसको लिखने के लिए हम पहले लिखेंगे Al, क्योंकि ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, और उसके बाद PO4, दोनों को एक साथ लिख देंगे AlPO4 बस। अगर PO4 3- की जगह पे आयोडाइड को ले लेते हैं तो इसका एक माइनस है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को ही ले पाएगा, पर एल्युमिनियम तो 3 दे रहा है, इसलिए हमें ऐसे 3 आयोडाइड चाहिए होंगे ताकि एल्युमिनियम के तीनों इलेक्ट्रॉन को ले लें और दोनों स्टेबल हो जाए। इसलिए इसका फॉर्मूला होगा Al और I, कितने I चाहिए हमें? 3 I। तो इसको लिखेंगे हम एक एल्युमिनियम यानी Al और 3 I मतलब I3। जितने भी होंगे उसके हम नीचे लिखेंगे, जैसे I है तो 3I नहीं लिखेंगे, हम I3 लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका AlI3। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने एक प्लस वाला लिया मैग्नीशियम Mg2+, ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 देगा। क्यों? क्योंकि चार्ज 2 का है, और इधर साइड में लिखना है, और इधर साइड में लिखा हुआ है इसकी वैलेंसी 2, और ये इलेक्ट्रॉन को देने वाला है तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी कोई चाहिए। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो गया हमारा NO3। ये NO3 कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? ये NO3 एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है। एक इलेक्ट्रॉन क्यों ले सकता है? क्योंकि इस पे एक माइनस चार्ज है। Mg 2 देगा और NO3 1 लेगा, तो हमें 2 NO3 चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए। अब इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिख सकते हैं क्या? Mg ब्रैकेट में NO3 + NO3 फिर ब्रैकेट? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि IUPAC ने मना किया है। ऐसे लिखने से गलत हो जाएगा। तो इसको सही से लिखने के लिए हम लिखेंगे Mg फिर ब्रैकेट में NO3 और ब्रैकेट बंद करके नीचे 2 लगा देंगे कि 2 NO3 का यूज़ किया गया है। इसको लिखने का एक और आसान तरीका है। ऐसे आप कब तक डायग्राम बनाते रहेंगे? डायग्राम बनाने में टाइम भी लगता है, इसलिए इसका एक आसान तरीका है, इफ़िशिएंट तरीका आपके बुक में दिया है। एग्जाम्पल हम फिर से ले लेते हैं मैग्नीशियम और NO3- का। Mg और NO3 पहले ऊपर लिख दीजिए थोड़ी दूरी लेके, फिर Mg के नीचे Mg को जितने इलेक्ट्रॉन देने हैं वो लिख दीजिए, और NO3 के नीचे उसको जितने लेने हैं वो। Mg को 2 देने हैं क्योंकि ऊपर इसके 2 लिखा है, और NO3 को 1 लेना है क्योंकि इस पे एक माइनस चार्ज लिखा है। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट लगा के। Mg ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई 1 और NO3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई 2। Mg ब्रैकेट Mg1 NO3 ब्रैकेट 2। अब Mg1 ही है तो ब्रैकेट हटा दीजिए, क्योंकि एक हो न हो क्या फ़र्क पड़ता है। एक नहीं लिखेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे कि एक ही रहा होगा, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगाया। और NO3 पे 2 रहने दीजिए, बस हो गया आपका। आपके बुक के कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। H और Cl दोनों की एक वैलेंसी है, एक क्योंकि ये आपको जो टेबल दी हुई है वहाँ से देख सकते हैं। दोनों की एक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तरफ एक जाएगा। ब्रैकेट 1 के होने से आप ब्रैकेट को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं H और Cl, HCl। पहले H लिखा जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा। हाइड्रोजन और सल्फाइड को भी ऐसे ही जोड़ा गया है, H की 1 और सल्फाइड की 2, इसलिए दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और H के नीचे 2 और S के नीचे 1, तो इसको लिखेंगे H2S। कार्बन टेट्राक्लोराइड देखिए, कार्बन लिखेंगे पहले क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा, और क्लोरीन लिखेंगे बाद में। ये क्लोरीन, क्लोराइड, सल्फेट, सल्फाइड, ये सब क्या है उससे आपको मतलब नहीं है, आप बस नाम देखिए और टेबल देखिए। नाम सुन के डरिए मत, घबराइए नहीं।
नाम इरेलेवेंट है, नाम को इग्नोर करना सीखिए और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, नहीं तो केमिस्ट्री में उलझ जाएंगे। तो कार्बन के नीचे 4 और क्लोरीन के नीचे 1, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और मिलेगा हमें CCl4। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड का भी होगा, सेम टू सेम। एल्युमिनियम ऑक्साइड को देख लेते हैं। एल्युमिनियम के नीचे 3 और ऑक्सीजन के नीचे 2। ये 3 और 2 कहाँ से आए? ये 3 और 2 आया आपकी टेबल से। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिलेगा Al2O3। कैल्शियम ऑक्साइड को देखते हैं। कैल्शियम के 2 और ऑक्साइड के 2। कहाँ से 2 आए? हमारी टेबल से। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और हमें मिलेगा C2O2। दोनों के 2 मिल रहे हैं, कॉमन है, तो कॉमन को हम हटा देंगे और हमारा सिंप्लीफाई होके हो जाएगा CO। ऐसे ही आपका होगा NaNO3 का। दोनों का 1-1 है तो सीधे NaNO3। जहाँ पे नंबर पहले से रहेंगे या एक से अधिक एलिमेंट्स रहेंगे तो हम वहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे Ca और OH में Ca के नीचे 2, OH के नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और Ca के नीचे 1 का होना ना होना फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इग्नोर कर देंगे और Ca लिखेंगे। वहीं OH में जब ये 2 मल्टीप्लाई होने आएगा और हम सिर्फ OH2 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें OH के दोनों एटम को 2 न देकर सिर्फ हाइड्रोजन को दिया, इसलिए एक ब्रैकेट लगा देंगे, Ca ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज, नीचे 2। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं बुक का, जो है अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम टेबल से देखिए चार्ज की क्या स्टेटस है। यहाँ पे एक प्लस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन देगा। देने वाले को पहले लिखेंगे NH4 और बाद में लेने वाले को, लेने वाला है सल्फेट। सल्फेट को टेबल में देखेंगे तो इसे बोलते हैं SO4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो NH4 के नीचे लिखेंगे 1 और SO4 के नीचे लिखेंगे 2। यहाँ पर दोनों में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, ये दोनों पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे ब्रैकेट लगा देंगे। इधर 2 जाएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो और 1 इधर आएगा तो इसके आने से ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस खत्म आपका चैप्टर। एक बार फिर कभी टाइम निकाल के देख लीजिएगा और आपको केमिस्ट्री में आगे की क्लासेस में भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी आपको गारंटी है। आइए अब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, फिर एक्सरसाइजेस पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट reacted with 6 grams of acetic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram water and 8.2 gram of sodium acetate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. और नीचे आपका इक्वेशन दिया है, सोडियम कार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड इक्वल्स सोडियम का एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमें बताना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम को पालन कर रहा है, मतलब मास न क्रिएट हो रहा है न डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इक्वेशन के इस साइड में जो हमारे दिए हुए रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट के बराबर होने चाहिए। तो आइए इसको देखते हैं। पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम को लिखेंगे। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। To show that the given reaction adheres to this law, we need to verify that the total mass of the reactants equals the total mass of the products. तो given क्या है हमारे लिए? रिएक्टेंट्स में कितना वजन दिया है? सोडियम कार्बोनेट का हमारा दिया है 5.3 ग्राम्स और एसिटिक एसिड का दिया है 6 ग्राम्स। वहीं प्रोडक्ट्स में देखिए हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है 2.2 ग्राम, वाटर कितना मिल रहा है 0.9 ग्राम और सोडियम एसीटेट कितना मिल रहा है 8.2 ग्राम। अब जो हमारा रिएक्टेंट का मास है हम इसको जोड़ते हैं तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमारा कितना हो जाएगा 5.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस 6 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड विच इज़ 11.3 ग्राम्स। अब हम प्रोडक्ट के साइड को सम कर लेते हैं तो 2.2 ग्राम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का 0.9 ग्राम और सोडियम एसीटेट का 8.2 ग्राम, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 11.3 ग्राम्स। सिंस द टोटल मास ऑफ दोनों एक बराबर है, जो हमारा रिएक्टेंट्स का मास है वो हमारे प्रोडक्ट के मास के बराबर है, तो लिखेंगे कि सिंस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विच इज़ 11.3 ग्राम इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट 11.3 ग्राम, these observations are in agreement with the law of conservation of mass.
दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। कि हाइड्रोजन और वाटर एक रेशियो में मिलती हैं पानी बनाने के लिए, वजन के रेशियो में। इनका वजन का रेशियो क्या है? 1:8। सवाल पूछा है कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। कि कितना हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा कि 3 ग्राम हाइड्रोजन से पूरी तरह से रिएक्ट कर जाए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले ये पता है कि रेशियो क्या होना चाहिए मिलने के लिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 1:8। हम इसको प्रॉपरली लिखते हैं ये। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। अभी हमें क्या दिया हुआ है कि मास ऑफ हाइड्रोजन दिया है कितना? 3 ग्राम। मास रेशियो क्या कितना दिया है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से? 1:8। तो अगर हमें ऑक्सीजन का मास पता करना है तो क्या करेंगे कि हाइड्रोजन का जो मास है उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रेशियो हमारा 1:8 है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 8। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स 3 ग्राम हमारा हाइड्रोजन का मास मल्टीप्लाइड बाई 8 जो हमारा रेशियो है। तो मास ऑफ हमारा ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 24 ग्राम्स। सो 24 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass? अब आपसे ये पूछ रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डेल्टन के किस पॉस्टुलेट में आया है, राइट? तीसरे में अगर आप ध्यान देंगे तो है कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। यही तो है ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो मास है जिसको डेल्टन ने अपने थियरी में ऐड किया था। तो द postulate of Dalton's atomic theory that results from the law of conservation of mass is atoms are indivisible particle which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. This postulate directly aligns with the concept that mass remains constant during a reaction, chemical reaction, because the atoms themselves are neither created nor destroyed but simply rearranged, right? कि जो हमारे एटम्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं ना क्रिएट होते हैं, बस वो उनका फॉर्म चेंज होता है। यही हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चौथा ऐसा ही है क्वेश्चन कि विच पॉस्टुलेट ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थियरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। वो कौन सा है? ये आपकी जो लास्ट है उसमें लिखा है कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। द postulate of Dalton's atomic theory that explains the law of definite proportion is the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. This postulate means that a chemical compound always contains the same elements in the same proportion by mass, which is the essence of the law of definite proportions. कि आप कहीं से कुछ भी उठाइए जो उसमें composition जो proportion होगा मास का वो सेम होगा। अगर H2O है तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होंगे, कहीं का भी पानी हो, कहीं का कोई भी कंपाउंड हो, सब जगह जो उसका कंपोजिशन है वो सबके लिए सेम होगा। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, और इसका एक और पार्ट है कि व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आइज। हमें एटॉमिक मास यूनिट क्या है ये बताना है, और ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है कि हम एटम्स को अपनी आंखों से देख पाए। नेकेड आइज मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप का यूज़ किए। तो पहला है हमारा कि हम पहले एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करेंगे कि द एटॉमिक मास यूनिट AMU इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। This unit is used to express atomic and molecular weights. The carbon 12 atom has 6 protons and 6 neutrons in its nucleus, and the atomic mass unit is a standard unit for measuring the mass of atoms and molecules. Simple answer है। दूसरा कि हम एटम्स देखते क्यों नहीं हैं? क्योंकि ये बहुत बहुत छोटे होते हैं। It is not possible to see an atom with naked eyes because atoms are extremely small. आप इतना लिख देंगे तो भी आपका आंसर कंप्लीट है। The size of an atom is on the order of picometers, 10 raised to the power -12 meters, और एंगस्ट्रॉम्स। ये सब मेजरमेंट की यूनिट्स हैं। आपको नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है, आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ सूर्य का एक सेंटेंस लिखिए। This size is far smaller than the wavelength of visible light, which is why atoms cannot be seen with the naked eye or even with ordinary optical microscopes. अगला सेट ऑफ क्वेश्चन है आपका कि राइट डाउन द फॉर्मूला। ये जो 4 कंपाउंड दिए हैं आपके, इनके केमिकल फॉर्मूले हमें लिखने हैं। तो सोडियम ऑक्साइड का क्या होगा? अब ये या तो आप याद कर लीजिए या साइड में आपको पता होना चाहिए कि किसकी वैलेंसी क्या है और आप इसको
लिख सकें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं। मैंने इसमें लिख दिया है, मेरे लिए तो आसान है। सोडियम ऑक्साइड Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। दूसरा सेट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग, कि इनका नाम क्या होगा। जो पहले दिया था आपका, ये उसका उल्टा है। तो Al2SO4 का होल थ्राइस को हम बोलते हैं अमोनियम सल्फेट, CaCl2 को हम बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, K2SO4 को हम बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट, KNO3 को हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, और CaCO3 को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए NCERT ने एक बेईमानी की है। बेईमानी ये किया है कि आपको तो बताया ही नहीं है पीरियोडिक टेबल के बारे में, आपका एक्सपोजर ही नहीं हुआ है एलिमेंट्स के साथ, और ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके केमिकल फार्मूलाज को लिखिए। जो भी टेबल NCERT ने दिया है, NCERT ने कहा है कि आप याद मत करिए, आपको जैसे यूज़ करेंगे समय के साथ याद हो जाएगा। पर एक्सरसाइज और क्वेश्चंस में ये सवाल पूछ लिया है, इन्होंने सवाल पूछा है, तो हो सकता है कि आपके टीचर्स भी सवाल पूछ लें, इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है? अ केमिकल फार्मूला इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल कंपाउंड यूजिंग सिंबल्स फॉर द एलिमेंट्स एंड न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट्स to show the number of atoms of each element present in the compound. It provides information about the types of ratios of atoms in a substance. केमिकल फार्मूला बेसिकली जो है वो आपका एक मैथमेटिकल फार्मूला जैसा होता है, जिसको देखने से आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा कि क्या कितना मिल रहा है, किसके साथ मिल रहा है, मिलने से क्या बन रहा है ना। आसान, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, जितना शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है। ये बहुत इफ़िशिएंट तरीका है एक बड़े से केमिकल रिएक्शंस को कि क्या क्या मिला लिखने का। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, आपको बताना है कि कितने एटम्स हैं। आप गिन सकते हैं। H2S में क्या है, 2 हाइड्रोजन के आपको दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है सल्फर का, ये 3। इधर देखिए आपको क्या दिख रहा है, फॉस्फोरस का 1 और 4 ऑक्सीजन का, टोटल 5। तो लिख देंगे इसका ऐसे कि द मॉलिक्यूल, पहले का H2S का लिखेंगे कि the molecule consists of 2 hydrogen atoms and 1 sulfur atom, totaling 3 atoms. PO4 3 - n में क्या होगा आपका, ये 3 देखिए, 3 आपका क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा ये, इससे कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ PO4 पे देखिए। The ions consists of 1 ये आपका फॉस्फोरस है, और कितने ऑक्सीजन है, नीचे लिखा है आपका 4 ऑक्सीजन, 4 और 1 5, टोटल 5। फिर क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस। ये आपका कंपाउंड दिया है, आपको बताना है मॉलिक्यूलर मासेस। अच्छा, मॉलिक्यूलर मासेस और फार्मूला यूनिट मास में क्या डिफरेंस है कि जो मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं वो आपके कोवैलेंट बॉन्ड से बनते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है। वहीं जो आपके फार्मूला यूनिट मासेस हैं वो आपके बनते हैं आयनिक बॉन्ड से। आयनिक मतलब जहाँ पे ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का। नाम में डिफरेंस है सिर्फ, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मॉलिक्यूलर मास दिखे, कुछ भी दिखे जहाँ पे बोले कि मास निकालना है, फार्मूला दिया हो, तो आपको बस झट से जो इनके एटॉमिक मासेस हैं उसको जितने हैं उनसे मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिएगा। तो पहला H2 का दिया है, हमें पता है, एक एक करके निकालते हैं। टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास सम द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल। एटॉमिक मासेस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एटॉमिक मासेस क्या है बेसिकली। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप पूछने पे भी, आपको एग्जाम में भी जनरली बता देते हैं मॉलिक्यूलर मासेस। तो हाइड्रोजन का आपका 1 U है, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन 35.5, C आपका कार्बन 12, N 14। तो अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 हमें निकालना है तो देखिए H2 मतलब 2 है, क्या है 2, H का कितना है 1 वजन, तो 2 × 1 U। U क्या है, हमारी यूनिट है जिसमें हम इनके मास को नापते हैं। हमने बात किया था इसके बारे में, यूनिफाइड मास। तो 2 × 1 U = 2U। वैसे ही ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, इसमें भी 2 है आपका नीचे, तो × O। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 यूनिट, तो 2 × 16U यूनिफाइड मास आपका 32U। ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन का कितना आएगा, Cl2 का, इसमें भी आपका 2 है, तो 2 × 35.5U आपका 71U। फिर CO2 का कैसे निकालेंगे, पहले हम C का निकालेंगे, फिर O2 का। तो C में एक ही कार्बन है, तो 1 × 12U। 12 क्यों, क्योंकि कार्बन का 12 होता है मास। फिर
O2 में मतलब 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई किससे मल्टीप्लाइड करेंगे 16U से। 16 क्या है हमारा ऑक्सीजन है, तो 12U प्लस 32U इक्वल्स आपका 44U। फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, C अकेला है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 12U प्लस 4 क्योंकि हाइड्रोजन 4 है तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1U, तो आपका इक्वल्स हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड 12 आपका 12 आएगा प्लस 4 12 4 16 और U। ऐसे ही आपका C2H6 का निकालेंगे। C2 में आप देखिए कि कार्बन कितना है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई कार्बन का वजन कितना है 12 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1U। 12 2 गुणे 12 आपका 24 और 6 गुणे 1 6, तो 24 प्लस 6 30U। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H4 सेम वैसे ही जैसे ऊपर वाला था, वहाँ पे 6 था यहाँ पे 4 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 12U आपका ये हो जाएगा प्लस H4 है तो 4 आपका पहले आएगा मल्टीप्लाइड बाई 1U तो 24U प्लस 4U 28U। NH3 का भी ऐसे निकालेंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 है 1 तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 14। फिर H3 निकालेंगे तो 3 कितना है 1 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये आपका हो जाएगा 14U प्लस 3U 14 प्लस 3 17। मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अब ये थोड़ा बड़ा है, CH3OH एक एक करके हम निकालेंगे। पहले C का कितना है आपका 12, कितना है C आपका 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 यूनिट प्लस इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 3 इधर है आपका और एक उधर 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई वजन कितना है इसका होता है 1U, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये आपका प्लस फिर ऑक्सीजन कितना होता है हमारा 16, 1 मल्टीप्लाइड बाई 16 तो 12U प्लस 4U प्लस 16U 16 4 20 और 12 32U। फिर आपका क्या है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस। फॉर्मूला यूनिट वही है सेम, बस आयनिक बॉन्ड बनता है। जहाँ पे फॉर्मूला है उसमें आयनिक लिखेंगे, मॉलिक्यूलर है तो कोवैलेंट। बहुत डिटेल में नहीं दिया है आपके चैप्टर में, ये सिर्फ नाम के लिए, जहाँ भी हो आप सिर्फ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, सिंपल। जिंक ऑक्साइड का दिया है ZnO का, तो जिंक का आपका ऊपर देखेंगे तो क्वेश्चन में आपका दिया है जिंक का कितना है। जिंक का देखिए इधर 65U, Na का 32, K का 39, C का 12, O का 16, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO, तो Zn का एक ही है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 65U प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई 16U, तो 65U प्लस 16U आपका 81U। फिर Na2O का निकालेंगे तो सोडियम का कितना होता है 23, कितना सोडियम है 2 सोडियम है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 23U प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई कितना होता है 16U, तो 23 इंटू 2 आपका 46U प्लस 16U ये आपका जाएगा 62U। फिर आपका इसमें का लास्ट है K2CO3, K2 तो इसमें K के वजन कितना दिया है आपका 39U, कितना K है 2K है तो 2 इंटू 39U प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई कितना कार्बन का होता है आपका 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन का कितना है 16U, तो ये आपका हो जाएगा 39 2 78 प्लस 12 प्लस 48 जोड़ेंगे आपका आएगा 138U। अब आपके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका a 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन वाज फाउंड by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound weight. अभी आपसे पूछ रहा है कि एक कंपाउंड बना ऑक्सीजन और बोरॉन का जो इतना था और टोटल इतना वजन था, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना परसेंट बोरॉन है कितना परसेंट ऑक्सीजन है। ये निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितना बोरॉन था और जितना टोटल आपका बना सैंपल उसको उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो आपका परसेंट में आ जाएगा। बस आइए करते हैं इसको। गिवन क्या दिया हुआ है मास ऑफ द कंपाउंड कितना दिया है 0.24 ग्राम, बोरॉन का कितना मास दिया है 0.096 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है। अब देखिए, अब यहाँ पे आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये यूनिट में क्यों नहीं दिया है, यूनिट ये तो ग्राम में दिया है। एक एटम का वजन आपका यू में आएगा, एक मॉलिक्यूल का वजन आपका यू में आएगा, क्योंकि एक एटम 2 एटम 4 एटम ऐसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर बहुत सारे एटम्स मिल रहे हैं, एक रिएक्शन हो रहा है लैब में,
तो लैब में आप 1-2 एटम तो नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ पे हम ग्राम्स में डालते हैं कि इतना ग्राम ऑक्सीजन को इतने ग्राम इससे मिलाया, क्योंकि हम एटम के लेवल तक, मॉलिक्यूल के लेवल तक कंट्रोल नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो मास ऑफ द कंपाउंड 0.24 ग्राम, मास ऑफ बोरॉन आपका 0.096 ग्राम और मास ऑफ ऑक्सीजन है आपकी 0.144 ग्राम। अब परसेंटेज ऑफ बोरॉन निकालेंगे कैसे? मास ऑफ बी मतलब मास ऑफ बोरॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। मास ऑफ बोरॉन कितना है हमारा? 0.096 ग्राम। कितना हमारा कंपाउंड का मास है? 0.24 ग्राम, ये हमारा दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्व करेंगे, आपका आएगा 40%। फिर सेम टू सेम ऑक्सीजन का निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाई मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100, 0.144 ग्राम डिवाइडेड बाई 0.24 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100, which will be equal to 60 gram. So the percentage composition of the compound by weight is boron 40% और oxygen 60%. दूसरा क्वेश्चन है आपका, when 3 grams of carbon is burnt in 8 grams of oxygen, 11 ग्राम of carbon dioxide is produced. बोल रहे हैं कि 3 ग्राम कार्बन को जलाया गया 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिली। ठीक, What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? देखिए, 3 ग्राम कार्बन को जलाया गया 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली। अब ये पूछ रहे हैं कि कितना वजन, कितना ग्राम, इसमें फिर दिया है इन्होंने कि कार्बन डाइऑक्साइड 3 ग्राम कार्बन को जलाया जा रहा है 50 ग्राम ऑक्सीजन में, यहाँ पे 3 ग्राम कार्बन को जलाया गया 8 ग्राम में, तो ये बोल रहे हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ दिया था उसमें ये था कि एक फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे सेम वैसा ही है कि आप सिर्फ आप कार्बन को नहीं बढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ ऑक्सीजन को बढ़ा रहे हैं। जब तक आप कार्बन नहीं बढ़ाएंगे वो कैसे जुड़ेगा? इसका रेशियो तो वहीं लिमिट हो रहा है, लिमिटिंग है इसका। तो आइए इसको लिखते हैं। गिवन क्या है कि when 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। टू फाइंड द मास ऑफ CO2 फाउंड when 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन, इतना हमें पता करना है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसे कांस्टेंट प्रोपोर्शंस भी कहा जाता है, a given compound always contains exactly the same proportion of elements by mass. Thus, the amount of CO2 formed will be based on the limiting reactant, which is carbon in this case. रिएक्शन हमारा क्या है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये मिला रहा है। जो हमें डेटा दिया इनिशियल, उसमें क्या दिया कि 3 ग्राम ये है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, मिला के 11 ग्राम। अब देखिए, सिंस 3 ग्राम ऑफ कार्बन कम्प्लीटली रिएक्ट्स विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3, 8, 11। एनी एक्सेस ऑक्सीजन, अभी आप यहाँ पे कितना भी रखिए 8 के अलावा, वो रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई है ही नहीं रिएक्ट करने के लिए, एटम से नहीं है, वो तो जुड़ गए 8 ग्राम के साथ। तो सिंस 3 ग्राम ऑफ कार्बन completely reacts with 8 gram of oxygen to produce 11 gram of carbon dioxide, and any excess oxygen beyond what is needed to react with the available carbon will not affect the amount of CO2 produced. Therefore, when 3 grams of carbon is burnt in 50 grams of oxygen, the mass of carbon dioxide formed will still be, फिर भी वो आपका 11 ग्राम ही रहेगा। This conclusion is governed by the law of definite proportions or the law of constant composition, which states that a chemical compound always contains the same elements in the same proportion by mass. समझ गए आप? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, what are polyatomic ions, और इसका एग्जाम्पल हमें देना है, गिव एग्जाम्पल्स। हमें पता है polyatomic ions क्या है, आइए लिखते हैं। Polyatomic ions are ions that consists of 2 or more atoms covalently bonded together, covalent bond से जुड़ते हैं, that function as a single ion, और लेकिन ये काम कैसे करते हैं? सिंगल आयन जैसे। These ions carry a net positive or negative charge due to the loss or gain of electrons. आप वापस उस टेबल में जाइएगा जिससे हम इक्वेशंस लिख रहे थे, और जो आपका लास्ट आपको कॉलम मिलेगा वो आपके पॉलीएटॉमिक्स आयन वाले हैं। एग्जांपल्स क्या है आपका? अमोनियम आयन NH4+, इसमें इसका फॉर्मूला क्या है? NH4+, और इसका चार्ज क्या है? +1। सल्फेट आयन देख लीजिए, SO4 2-, इसमें इसका फॉर्मूला क्या है? SO4 2। पॉली मतलब ढेर सारे, और एटम मतलब एटम, तो ढेर सारे जब एटम मिलते हैं
और एन मतलब एन, इस पे कोई चार्ज होता है तो ये आयन हो जाते हैं, ढेर सारे पॉली एटॉमिक आयन। सल्फेट आयन SO4 2-, फॉर्मूला SO4 2-, चार्ज -2। नाइट्रेट आयन NO3-, फॉर्मूला है इसका NO3- और चार्ज -1। फॉस्फेट ऐसे ही है PO4 3-, चार्ज -3। हाइड्रोक्साइड आयन में OH- और चार्ज -1। चौथा है आपका राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग, इसका आपको केमिकल फॉर्मूला लिखा है बताना है। नाम दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका आपका होगा MgCl2। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कॉपर नाइट्रेट Cu, फिर ब्रैकेट में क्योंकि नाइट्रेट का NO3 होता है और कॉपर का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आप निकालेंगे CuNO3 का होल ट्वाइस। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये आपको या तो याद होना चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं नाम से। क्वेश्चन 5वां है गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये आपको देखिए, अब क्विक लाइम है, इससे आपको क्या पता चलेगा, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। बेकिंग पाउडर है, इसमें क्या पता चलेगा आपको, कैसे आप समझ पाएंगे इसमें क्या है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। क्विक लाइम किसको बोलते हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट, इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है केमिस्ट्री की भाषा में, और क्विक लाइम मतलब एक कॉमन भाषा है, जो केमिस्ट्री नहीं जानते वो बोलते हैं। बेकिंग पाउडर शेफ बोलते हैं, जो खाना वगैरह बनाते हैं वो बोलते हैं। इसका केमिस्ट्री में नाम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो पहले क्विक लाइम से चालू करते हैं। क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है, और इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे, कैल्शियम और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हमारा क्या है, हाइड्रोजन नाम से लग रहा है, और ब्रोमीन। बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे NaHCO3 कहा जाता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सोडियम है पहला, दूसरा क्या है आपका हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है और फिर ऑक्सीजन है। पोटेशियम सल्फेट में नाम से लग रहा है पोटेशियम, और सल्फेट में SO4, तो सल्फर और ऑक्सीजन। आगे जाते हैं। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, हमें इनका मोलर मास निकालना है कि कितना वजन होता है C2H2 S8 और ये सब का, ठीक है। तो एक एक करके निकालते हैं। C2H2 में सेम जैसे हमने पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चंस में निकाला था कि 2 C2 में 2 हैं, क्या 2 हैं, कार्बन, तो 2 × 12 + 2 हाइड्रोजन 1, 24 + 2 26। सल्फर का फॉर्मूला होता है S8 मतलब 8 सल्फर के एटम्स हैं, तो 8 × जितना सल्फर का आपका मॉलिक्यूलर मास है, सल्फर का एटॉमिक मास है वो आपका 32 है, तो 8 × 32 विच इज इक्वल्स 256 U। फॉस्फोरस P4, तो 4 × जितना P का एटॉमिक मास है 31 करेंगे तो आएगा 124। HCl का ऐसे ही आएगा आपका, H का तो 1 ही है और Cl का 35.5, दोनों एक एक हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, 1U + 35.5U 36.5U। फिर है आपका नाइट्रिक एसिड HNO3, H एक ही है, N भी आपका एक ही है, तो 1 × 14U। ऑक्सीजन आपका 3 है, तो 3 × 16U, तो 1 + 14 + 48, ये आपका 63U। इसके साथ आपका ये चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स खत्म हुआ। देखने और समझने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।